Hello friends, good morning. Welcome again to OPS classes. I am Samir Upadhyay, you also know. तो पिछले क्लास में हम लोग न्यूट्रिशंस के टाइप्स और उसके फंक्शंस के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग देखते हैं न्यूट्रिशंस इन ह्यूमन बीइंग में, उसके आगे के चैप्टर्स में पढ़ते हैं टॉपिक में। तो इसमें न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग में कैसे होता है, उसका क्या प्रोसेस है। तो सबसे पहले आता है डाइजेशन की बात करते हैं। तो हम लोग क्या समझेंगे डाइजेशन को, डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। डाइजेशन शब्द आया तो इसको हम लोग पहले से अच्छे से समझते हैं डाइजेशन होता क्या है, डाइजेशन किसे कहते हैं। तो डाइजेशन किसे कहते हैं, डाइजेशन हम लोग जो फूड लेते हैं, सब्सटेंस लेते हैं, उसको पहले समझेंगे। वो क्या होता है, वो इनसॉल्युबल मटेरियल्स होता है। उसको फिर क्या होता है, जब हमारी बॉडी में जाएगा तो ऐसा तो है नहीं कि तुरंत जैसे दिए एज ए वेल जैसे रहता है उसको वैसे ही हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है, ऐसा नहीं होता है। उसके बहुत सारे ऐसे प्रोसेस होते हैं। उसी प्रोसेस को, जैसे कि इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस को एक सॉल्युबल सब्सटेंसेस में चेंज करने की जो मैकेनिज्म है, उसी को क्या बोलते हैं, डाइजेशन। सिंपल लैंग्वेज में इसी को समझ सकते हैं हम लोग। और अगर देखा जाए तो एक डिफिनीशन ये भी है कि जो पॉलीमर्स होते हैं, उनको पॉलीमर्स को मोनोमर्स में चेंज करने की जो प्रोसेस होती है, वो भी एक डाइजेशन की प्रोसेस होती है। पॉलीमर्स क्या होते हैं, पॉलीमर्स मतलब कि एक लंबी चेन जिसमें कंटेनिंग एंड रिपीटिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसी को बोलते हैं पॉलीमर्स। जैसे कि ये हो गया, अभी बात कर दिया, तो ये इसको हम समझ सकते हैं ये क्या है, पॉलीमर। और अगर इसी को क्या कहते हैं, इसी को चेंज करना किसमें, मोनोमर में। मोनोमर्स क्या हुआ, सिंगल। तो इसको अगर ये एक मॉलिक्यूल हुआ, इसको अलग अलग कर दिए तो ये क्या होगा, ये मोनोमर हो गए, सिंगल मॉलिक्यूल्स। फिर अब बात करते हैं डाइजेशन में कहाँ से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे आइए, जैसे कि हम समझ लिए कि डिफिनीशन क्या होता है, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो डाइजेशन जो होता है हमारी बॉडी में, ये स्टार्ट होता है माउथ से। माउथ से होते हुए फिर यहाँ क्या है, ओएसोफेगस है। ओएसोफेगस से, एक सेकेंड, ये माउथ, फिर ये ओएसोफेगस, फिर यहाँ से फूड जो लेते हैं वो आता है हमारे कहाँ, स्टोमक में, स्टोमक। फिर यहाँ से फूड जो होता है कुछ समय तक रहता है स्टोमक में। उसके बाद से कहाँ जाता है, ये हमारे जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। इधर लिख देते हैं, उधर कुछ नहीं है। इस सब मैकेनिज्म होने में बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं, उसको हम धीरे धीरे एक एक करके समझेंगे। फिर उसके बाद से स्मॉल इंटेस्टाइन से होते हुए जो हमारा फूड होता है एब्जॉर्ब होते हुए कहाँ जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। इंटेस्टाइन में होता है, जाता है। फिर वहाँ से जो अनएब्जॉर्ब्ड फूड होते हैं, जो फूड एब्जॉर्ब नहीं हुए रहते हैं, वो कहाँ चले जाते हैं, ये हमारे यहाँ पे है एक रेक्टम, रेक्टम में चला जाता है। फिर यहाँ से ये स्केट हो जाता है बाहर में। तो इसको एक एक करके हम लोग समझेंगे प्रोसेसेस को क्या होता है। तो पहले देखिए, ये जो ओएसोफेगस होता है, ओएसोफेगस क्या होता है, एक पाइपलाइन का स्ट्रक्चर होता है। इसके आगे भी, हाँ एक बात और कहना था, ये जो था इसके आगे भी एक पाइप होता है जिसको विंड पाइप बोलते हैं, विंड पाइप होता है। तो विंड पाइप होता है यहाँ पे, ये विंड पाइप हुआ। ओएसोफेगस कहाँ होता है, बिहाइंड द विंड पाइप। लिख सकते हैं हम कि ओएसोफेगस सिचुएटेड इन द बिहाइंड द विंड पाइप। तो विंड पाइप के पीछे ओएसोफेगस होता है, फूड पाइप जिसको बोल सकते हैं। तो क्या होता है कि आप लोग सोचते होंगे कि यहाँ पे मुंह से भी हम लोग सांस लेते हैं, कभी कभी हवा जो जाता है हमारा वो मुंह से भी जाता है। तो मुंह से जाता है, मुंह से खाना भी जाता है। तो कभी ये रहता है कि जो हम लोग खाते हैं वो सांस नली में ना चला जाए। तो सांस नली में ना जाए खाना जो हम लोग खाते हैं, उसके लिए एक फ्लैप टाइप का बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होता है, बहुत अच्छा ही होता है जो हमारे नेचर ने हमको दिया है। तो वो क्या होता है, यहाँ पे होता है, जैसे कि यहाँ से फूड गया, यहाँ पे एक इस फ्लैप टाइप का स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं एपिग्लॉटिस।
एपिग्लॉटिस का क्या होता है, एपिग्लॉटिस जो होता है ये क्या करेगा, जैसे ही हम फूड लेंगे, फूड जैसे लेंगे भैया, फूड लेते ही क्या होता है कि वहाँ पे जो एपिग्लॉटिस होता है वो क्या होगा, ऐसे, जैसे कि इसको हम एनिमेशन वीडियो में और अच्छे समझ सकते हैं लेकिन अभी है नहीं। तो जैसे कि यहाँ से फूड गया तो यहाँ पे जो ऐसे नॉर्मली ये ओपन रहता है यहाँ पे ऐसे, और ऊपर जैसे यहाँ पे फूड पड़ता है तो ये क्या होता है, नीचे दब जाता है, नीचे दबेगा तो ये इसमें खुल जाता है। इसी में खुलने के बाद यहाँ से फूड सीधे सीधे ओएसोफेगस से होते हुए कहाँ चला जाता है, स्टमक में, ट्रैकिया में जाएगा। तो यहाँ पे आगे विंड पाइप में अगर गया तो बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, जिसकी वजह से सांस लेने में बहुत दिक्कत होगी, बहुत सारा प्रॉब्लम और आ सकता है। फिर क्या होता है, अब देखिए, अब फूड जो होता है, फूड यहाँ से भी ऐसे नहीं आ जाता है, ये भी एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर है। इसे डायरेक्ट यहाँ से खाना लिया और तुरंत चला गया, ऐसा नहीं है। ये बहुत, इसमें क्या होता है, एक मूवमेंट होती है जिसकी वजह से ये जो भोजन होता है हम लोग जो खाते हैं वो कहाँ जाता है, हमारे स्टमक में जाता है, स्टमक से फिर इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन से फिर वो स्टूल से पास होता है। तो उसके लिए क्या होता है, एक पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है जिसको बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। अब भैया ये क्या होता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, इसमें क्या होता है, जैसे यहाँ पे खाना लिए, समझ लीजिए सिंपल सा ओएसोफेगस है, ओएसोफेगस, तो क्या होगा यहाँ पे, जैसे यहाँ पे फूड लिए, समझ लीजिए ये फूड हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही यहाँ पे होगा तो यह क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है। समझ रहे हैं, कॉन्ट्रैक्शन मतलब क्या होगा कि वो यहाँ पे ये देखिए ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और ये पार्ट जो होता है रिलैक्स है। और अच्छे से समझ लेते हैं इसको। तो ऐसे ऐसे फूड आया, यहाँ पे आया, फिर यहाँ से हुआ तो यहाँ पे भी कॉन्टैक्ट हुआ, ऐसे करते हुए भी हमारे स्टमक में जाता है फूड जो होता है, डायरेक्ट नहीं जाता है। तो आप सोच सकते हैं कि ये होगा कि इतना बनाने की क्या ज़रूरत था, कि ऐसे ही डायरेक्ट बोलते, ऐसे पाइप जैसे रहता भगवान बनाते, ऐसे हम लोग खाना खाते और सीधे चला जाता है अंदर पेट में, ज़रूरत क्या थी इतना करने का। तो एक चीज़ और देखिएगा, कभी कभी क्या होता है कि हम लेटे रहते हैं तब भी क्या होता है, अगर लेटे रहें, अगर ग्रेविटी के हिसाब से ही खाना जाना हुआ हमारे बॉडी में तब तो बहुत दिक्कत हो जाएगी कि सीधे ऐसे उठा ले और चले आए। लेकिन क्या होता है, ये जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, यही पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की वजह से ही हमारा जो फूड होता है जब हम लेटे रहते हैं फिर भी वो हमारी बॉडी में, हमारे स्टमक में चला जाता है। यहाँ तक कि आप देखिए कभी कभी हम उल्टे लटके रहते हैं तब भी कुछ खाते हैं तो क्या होता है, वो हमारे स्टमक में जाता है। किसकी वजह से, यही पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की वजह से। और अब आते हैं, एक बात और समझते हैं, बात करते हैं हम ठीक है स्फिंक्टर की बात। यहाँ पे जैसे कि स्फिंक्टर लगे होते हैं, स्फिंक्टर क्या होते हैं, एक रिंग लाइक कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है। ये क्या काम होता है, इसका बहुत अच्छा फंक्शन होता है। ये हमारे कई जगह बॉडी पार्ट्स में होता है, जैसे यहाँ पे हुआ स्टमक में आने से पहले, और स्टमक में जाने के बाद जब यहाँ से प्रोसेस पूरा हुआ, फिर भी यहाँ से जाने के बाद एक क्या होता है, स्फिंक्टर होता है। फिर यहाँ से जाने के बाद भी क्या होता है, एनस के पास भी एक स्फिंक्टर होता है। ऐसे स्मॉल इंटेस्टाइन में भी बहुत सारा यहाँ पे होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। तो क्या होता है, स्फिंक्टर का क्या रोल होता है, ये क्या करता है कि जब फूड आता है, जैसे कि अब समझ लीजिए यहाँ पे रेक्टम में आया, रेक्टम में एब्जॉर्ब फूड हुआ, अगर स्फिंक्टर नहीं हुआ तो क्या होगा, स्फिंक्टर क्या काम करता है, एक सिंपली हम समझ सकते हैं तो ढक्कन का काम करता है, उसको बंद करने के रखता है। तो स्फिंक्टर ही क्लोज करके रखता है रेक्टम में स्टूल को, वहाँ पे रुका रहता है। जब स्फिंक्टर ओपन होता है तभी स्टूल हमारा पास आउट हो जाता है। अगर ये स्फिंक्टर नहीं होता तो क्या होता, हमेशा निकलता रहता है स्टूल, अपने आप से हमेशा निकलता रहता है। आप देख सकते हैं जब कभी किसी का ऑपरेशन होता है तो इंटेस्टाइन को जब निकाला जाता है तो वहाँ पे स्फिंक्टर का रोल नहीं रहता है, वो अपने आप क्या होता है, वहाँ पे निकलता रहता है। वहाँ पे जो यहाँ का स्फिंक्टर होता है वो वहाँ नहीं रहता है इसमें, तो उसको ओपन किया गया रहता है। इसी वजह से क्या होता है, यहाँ पे कभी कभी जो फूड होता है हमारे स्टमक में वो भी 3 से 4 घंटे तक हमारे स्टमक में ही रहता है। वहाँ पे कौन, वहाँ पे फिर जब स्फिंक्टर ओपन होता है तब ये कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है वहाँ पे। तो ये क्या हुआ, स्फिंक्टर का रोल हुआ। फिर आते हैं यहाँ से स्फिंक्टर हुआ, स्टमक की बात हो ही गई। ये क्या होता है, जे शेप्ड का ऑर्गन होता है, ये जे शेप्ड का ऑर्गन होता है,
इंग्लिश वाला जे। और देखिए ऐसा बना है ना जे टाइप का, समझिए। फिर यहाँ से आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है इसकी लेंथ कितनी होती है, लेंथ की बात कर लें तो लेंथ कितनी होती है 6 मीटर अप्रॉक्स होता है, अप्रॉक्स 6 मीटर। और इसकी कितना होता है लार्ज इंटेस्टाइन की, इसकी लेंथ अगर देखा जाए तो ये अप्रॉक्स होता है 1.5 मीटर, अप्रॉक्स 1.5 मीटर। ये क्या होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। तो अब बोलिएगा आप क्या कहते हैं कि तो आप लोग सोचते होंगे कि इसको स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों कहते हैं, जबकि इसका जो क्या कहते हैं लंबाई है वो 6 मीटर है, और इसको लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं जबकि इसकी लंबाई कम है। 6 मीटर कितना हुआ 6 मीटर अप्रॉक्स, मतलब कि समझ लीजिए 2 फ्लोर बिल्डिंग कितना। तो आप बोलेंगे इतना लंबा हमारे बॉडी में कैसे आ जाता है, तो क्या होता है ये स्क्वाइल टाइप रहता है, ये एकदम ऐठा हुआ उसी में रहता है हमारी बॉडी में, तो उसकी वजह से वो उसमें रह जाता है। तो अभी बात हुई कि आप सोचते होंगे कि इसको 6 मीटर है फिर भी इसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं, और ये 1.5 मीटर ही है और इसको लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं। क्योंकि इसके लंबाई के हिसाब से इसको नहीं देखा जाता, इसकी विड्थ के हिसाब से। इसका जो विड्थ होता है लार्ज इंटेस्टाइन का, ये स्मॉल इंटेस्टाइन से ज़्यादा होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया। फिर एक चीज़ देखते हैं यहाँ पे कि एक ऑर्गन और होता है, अभी हम बताए आप लोगों को, यहाँ पे ये जो है क्या है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स इसका क्या रोल होता है, इसका भी कोई रोल नहीं होता है हमारी बॉडी में। ये पहले इसका कुछ रोल्स होता था, ये ज़्यादातर तो एनिमल्स में इसका बहुत रोल होता है, क्योंकि इसमें सेलुलोज पचाने के लिए कुछ एंजाइम निकलते हैं जो इसका हेल्प करते हैं, जबकि ये हमारी ह्यूमन बॉडी में इसका कोई रोल नहीं होता है, जिसकी वजह से इसको वेस्टिजियल ऑर्गन भी बोलते हैं। जबकि ये कभी कभी क्या होता है कुछ ट्रबल भी क्रिएट कर देता है हमारी बॉडी में। तो ट्रबल कैसे क्रिएट करता है कि यहाँ पर क्या हुआ, कुछ फूड पार्टिकल्स आए यहाँ पर और इसमें फंस गए, जिसकी वजह से क्या होगा वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिसको बोलते हैं अपेंडिसाइटिस भी बोलते हैं, अपेंडिसाइटिस होता है। और क्या होता है यहाँ से फिर इसको बहुत ज़्यादा जब इन्फेक्शन हो जाता है, मतलब इन्फ्लामेशन हो जाता है, तब इसको क्या होता है सर्जरी द्वारा रिमूव करके बाहर कर दिया जाता है, या कुछ मेडिसिन से इसको अगर सीवियर नहीं रहता है तो ठीक कर दिया जाता है। तो ये हमारे बॉडी में वेस्टिजियल ऑर्गन है, मतलब इसका कोई यूज नहीं है खास। फिर क्या हुआ, यहाँ से ये आया, इस बाद से अब्जॉर्ब फूड रेक्टम से होते हुए निकल गया। अब हम बात करते हैं इसमें एक पार्ट से और चीज़ की बात करते हैं, किसकी। अब आता है वो हमारे नेक्स्ट टॉपिक है, इसमें ग्लैंड्स के बारे में। कुछ ग्लैंड्स होते हैं जो क्या करते हैं, ग्लैंड्स जो एंजाइम सीक्रेट करते हैं, उसके बाद से एंजाइम सीक्रेट करेगा, फिर वो क्या करेगा, एंजाइम्स जो होता है हमारे फूड्स को इनसॉल्युबल से सॉल्युबल में चेंज करने में बहुत ज़्यादा उसका रोल होता है, वो डाइजेशन में बहुत हेल्प करते हैं। उसको हम एक एक करके समझते जाते हैं। तो पहला होता है सलाइवरी ग्लैंड। ये सलाइवरी ग्लैंड जो होता है, ये सलाइवरी ग्लैंड जो कोई है ये ग्लैंड नहीं होता है, सलाइवरी ग्लैंड है वो ग्रुप्स ऑफ ग्लैंड्स को हम लोग बोलते हैं सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड से क्या होता है, सलाइवरी ग्लैंड, तो पहला लिख लेते हैं सलाइवरी ग्लैंड। इससे क्या होता है, इससे एक एंजाइम निकलता है बहुत स्पेशल, उसको क्या बोलते हैं, टाइलिन, या फिर और इसी का नाम है सलाइवरी एंजाइम, एमाइलेज, एमाइलेज। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर कुछ ऐसी बात रहे जो नहीं समझ में आई, आप लोग उसको कमेंट्स करके ज़रूर पूछ सकते हैं हमसे, कमेंट्स करिएगा, मैं उसको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। आप लोगों के जवाब जो हैं, जितने भी डाउट्स हैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो फिर क्या हुआ, यहाँ पे सलाइवरी ग्लैंड था, सलाइवरी ग्लैंड से क्या हुआ, सलाइवरी एमाइलेज निकला। फिर दूसरा ग्लैंड आता है हमारी बॉडी में, तो दूसरा ग्लैंड जो होता है वो गैस्ट्रिक ग्लैंड है। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होता है ये स्टमक में पाया जाता है, यहाँ पे है। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड से भी लिख लेते हैं, दूसरा है गैस्ट्रिक ग्लैंड।
तीसरा होता है लीवर। जो लीवर होता है, हाँ, गैस्ट्रिक ग्लैंड से क्या होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड से बहुत सारे एंजाइम्स निकलते हैं, जैसे कि बाइल जूस हुआ, गैस्ट्रिक ग्लैंड से कुछ एंजाइम्स निकलते हैं, वो उसके बाद से HCl हुआ, ये सब चीज़ जो कंटेन करता है वो निकलते हैं। फिर लीवर से हमारा जो होता है वो बाइल सीक्रेट होता है, इससे क्या होगा, निकलता है गैस्ट्रिक जूस। उसके बाद से गैस्ट्रिक ग्लैंड से एंजाइम निकलते हैं, कुछ रेनिन हुआ, प्रोरेनिन, एंड लाइपेज। फिर उसके बाद से लीवर से क्या हुआ, लीवर से निकलता है बाइल जूस। ये जो हमारा लीवर है, लीवर यहाँ पे बना है दोस्तों, इसको देखिए ध्यान से। अच्छा, फिर इसके बाद से चौथा आता है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज कहाँ होता है, ये हमारे स्टमक के बिहाइंड में होता है, पीछे होता है दोस्तों, ये स्टमक के पीछे होता है। ये दिखाई नहीं पड़ेगा फिर भी हम बना दे रहे हैं, ये ऐसे टाइप का स्ट्रक्चर होता है पैनक्रियाज। यहाँ से भी क्या होता है, पैनक्रियाज से पैनक्रियाटिक जूस निकलता है जो कुछ एंजाइम्स को कंटेन करता है, 5 टाइप। उसके बाद से आता है इंटेस्टाइन। जो होता है इंटेस्टाइन होता है, ये इंटेस्टाइनल कुछ एंजाइम्स सीक्रेट करता है, इंटेस्टाइनल एंजाइम। उसको एक एक करके हम देखते हैं आगे डिटेल्स में। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं, यहाँ से एक एक करके समझते जाएंगे। तो सबसे पहले क्या हुआ, जैसे ही हम फूड इंटेक किए, फूड इंटेक करने के बाद क्या होता है, जैसे हम फूड किए, इंटेक किए, उसके बाद से हमारे माउथ से वो जाता है, फिर क्या करेगा, टीथ होता है, टीथ है, टीथ क्या करेगा, फूड को च्यूइट करने का काम करता है। उसके बाद टंग्स क्या होते हैं, टंग का रोल होता है, जो फूड्स होते हैं उनको सलाइवा में मिक्स करने का काम होता है। और सलाइवा में क्या मिलता है, मैंने अभी बताया, सलाइवरी ग्लैंड से क्या निकलता है, एक सलाइवरी एमाइलेज। अच्छा, तो आप बोलेंगे सलाइवरी एमाइलेज का रोल क्या होता है, निकलता है भाई, किस लिए निकलता है, तो इसका कुछ न कुछ फंक्शन होगा ना। हाँ है, बताते हैं आपको क्या होता है। आप लोगों को हमने बताया था एक चीज़ कि पिछली क्लास में कि एक स्टार्च मैंने क्या बताया था कि जो प्लांट्स होते हैं वो अपना जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है, एनर्जी होता है, उसको वो अपने लीव्स में, उसमें फ्रूट्स में स्टोर करके रखते हैं। उसके बाद से जब हम इसको टेक करते हैं तो वो स्टार्च फॉर्म में जो आता है, क्या होता है, वो स्टार्च फॉर्म जो होता है हमारी बॉडी में आएगा, हमारे मुंह में आएगा। उसके बाद से इसको, ये जो सलाइवरी एमाइलेज होता है, यही क्या करता है, स्टार्च को चेंज कर देता है माल्टोज में। उसके बाद से क्या होगा, यहाँ पे चेंज होने के बाद जो स्टार्च हुआ माल्टोज में चेंज कर दिया। उसके बाद से यहाँ से जो फूड होता है वो मिक्स होके वो हमारे स्टमक में जाता है, स्टमक में जाता है। स्टमक में कैसे जाएगा, स्टमक में बताया था आप लोगों को कि यहाँ से माउथ से होते हुए, फायरिंग से होते हुए, फिर कहाँ पे, ओएसोफेगस से, यहाँ पे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता हुआ ये यहाँ पे कहाँ फूड पहुँच जाएगा हमारा, यहाँ पे पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है पाइलोस रीजन पे, यहाँ पे ये ओपन होगा, पाइलोरिक स्फिंक्टर है, ये पाइलोरिक स्फिंक्टर है, ये ओपन होता है। उसके बाद से ये चला जाता है हमारा फूड स्टमक में। अब स्टमक में क्या होता है, स्टमक में आने के बाद क्या होगा, स्टमक में जब फूड पहुंच जाता है तो यहाँ पे गैस्ट्रिक जूस निकलता है। गैस्ट्रिक जूस निकलेगा तो गैस्ट्रिक जूस जो होता है वो क्या क्या कंटेन करता है, HCl, प्रोरेनिन एंड पेप्सिनोजन। फिर क्या होता है, HCl जो होता है ये क्या करेगा, HCl जो हमारे स्टमक में हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं उनको भी किल करने का काम करता है। और ये एसिडिक मीडियम
एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है स्टमक में, जिससे फूड को डाइजेस्ट होने में वो क्या हो, हेल्प मिले। फिर क्या होता है, HCl एक और वर्क करता है, ये क्या करेगा, प्रोरेनिन को रेनिन में कन्वर्ट कर देता है। HCl कन्वर्ट प्रोरेनिन टू इनटू रेनिन। अब रेनिन क्या करेगा, रेनिन जो होता है एंजाइम, ये क्या करेगा, ये जाता है जो मिल्क प्रोटीन होता है, उसको मिल्क प्रोटीन को केसिन होता है, मिल्क प्रोटीन का नाम क्या है, केसिन। ये क्या करेगा, इसको पैरा केसिन में कन्वर्ट कर देता है, करेगा। फिर उसके बाद से HCl का एक और रोल होता है, ये क्या करेगा, जो प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन्स उनको मतलब कि पेप्सिनोजन, HCl जो होता है, HCl कन्वर्टेड पेप्सिनोजन इनटू पेप्सिनोजन इनटू, एक सेकेंड स्पेस नहीं है पर लिख देते हैं, देखो HCl क्या करेगा, कन्वर्ट्स द पेप्सिनोजन, कन्वर्ट्स द पेप्सिनोजन जेन इनटू पेप्सिन, पेप्सिन में कन्वर्ट करता है। फिर पेप्सिन क्या करेगा, पेप्सिन जो होता है ये एक्ट करता है प्रोटीन्स पे, एक्ट्स ऑन प्रोटीन्स, और उसको कन्वर्ट कर देता है प्रोटीएज एंड पेप्टोन्स में। ये प्रोसेस होता है, और ये जो फूड होता है हमारे स्टमक में लगभग 3 से 4 घंटा इसमें रहता है। उसके बाद से ये ड्यूडेनम में चला जाता है। फिर ड्यूडेनम में हम लोग देखते हैं कि क्या होता है, जब ड्यूडेनम में पहुंचेगा जो फूड होता है तब तक एक पल्प लाइक स्ट्रक्चर में हो जाता है जो फूड होता है हमारा, और इसमें क्या कहते हैं पहले से ज़्यादा ये सॉल्युबल हो जाता है जितना इनसॉल्युबल होता है। फिर उसके बाद से क्या होगा, ये जो लीवर होता है, लीवर क्या करता है, बाइल जूस का सीक्रेट करता है, जो टेम्पोररी रूप से वैसे तो गाल ब्लैडर में ही रहता है, जब इसकी ज़रूरत होता है तब ये सीक्रेट करता है। तो ये ड्यूडेनम में जाएगा बाइल जूस में, और उसको क्या करेगा, यहाँ पे जो फैट होते हैं फैट्स को इमल्सीफाई करता है। बाइल जूस लिख लेंगे इसको, इमल्सीफाई द फैट को इमल्सीफाई करेगा। और उसके बाद से क्या होता है यहाँ पे पैनक्रियाज भी जो होता है वो पैनक्रियाटिक डक्ट से, पैनक्रियाज बोले ना, यहाँ से एक पैनक्रियाटिक डक्ट होगा भैया, फिर आएगा ये ड्यूडेनम में जाने के बाद क्या होता है, ड्यूडेनम में यहाँ पे वो पैनक्रियाटिक जूस को रिलीज करेगा। तो रिलीज करने के बाद जो मैंने बताया था पैनक्रियाटिक जूस, वो 3 टाइप्स के एंजाइम को रिलीज करता है। पैनक्रियाज से कौन सा एंजाइम होता है बताइए, हमने बताया था, पहला होता है ट्रिसिनोजन, दूसरा क्या होता है एमाइलेज, तीसरा क्या होता है लाइपेज। तो इनका क्या रोल होता है, ट्रिसिनोजन जो होता है वो बचे हुए प्रोटीन्स पे एक्शन करेगा और उसको क्या करेगा, चेंज कर देता है। ट्रिसिनोजन जो करेगा इसको चेंज कर देता है पेप्टाइड्स में, एक्ट ऑन प्रोटीन, पेप्टाइड्स एंड पेप्टोन्स, पेप्टाइड्स एंड प्रोटीएज में। एमाइलेज क्या करेगा, जो स्टार्च रहता है उसको माल्टोज में ये भी कन्वर्ट करेगा, जो बचा हुआ रहता है कन्वर्टेड स्टार्च इनटू माल्टोज। और लाइपेज क्या करेगा, जो फैट को क्या करता है, बचा हुआ फैट को इमल्सीफाई करेगा, इमल्सीफाई द फैट।
फैट एंड ग्लिसरॉल, फैट को इमल्सिफाई करेगा, सॉरी फैटी एसिड में कन्वर्ट करेगा, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। फिर उसके बाद से इतना प्रोसेस होने के बाद जो हमारा फूड होता है इस समय क्या होता है, और भी ज़्यादा ये इमल्सिफाई और हमारा जो फूड होता है सॉल्युबल में हो गया रहता है। इसके बाद से हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है फूड। स्मॉल इंटेस्टाइन के हम लोग सीधे बात करते हैं, जो यहाँ पे जिजनम और सीकम के बीच का होता है रीजन, इलियम में पहुंचता है फूड, उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, इलियम में पहुंचने के बाद इसको देखते हैं।